हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपका भाई फिर से हाजिर है आपके सामने एक नए कंसेप्ट को लेकर के। जैसे कि प्रीवियस हम कई वीडियोस में लगातार ईआरपी की बात कर रहे हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं, इसके सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, इसके लॉगिन की बात कर रहे हैं। सो चलते हैं एक स्टेप और आगे, बढ़ते हैं ईआरपी में और अंदर की तरफ और जानते हैं कि ईआरपी के अंदर मॉड्यूल्स क्या होते हैं। दोस्तों, किसी भी चीज को समझने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट समझें, और रिक्वायरमेंट भी ऐसे नहीं बल्कि रिक्वायरमेंट समझें अपने रियल वर्ल्ड के अंदर चीजों से कोरिलेट करके। उसको जब आप समझेंगे तो वो और बेटर क्लैरिटी आपको देगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि ईआरपी कहां लगता है। दोस्तों, ईआरपी लगता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म के अंदर। या तो वहां पर कुछ सामान बनता होगा, या किसी सामान की वहां से डिलीवरी होती होगी, या वो कंपनी किसी तरीके की सर्विसेज देती होगी। कुछ ना कुछ काम वो कंपनी जरूर करती होगी। तो अगर एग्जाम्पल ले लें कि वो कंपनी कुछ एक मटेरियल बनाती है, फॉर एग्जाम्पल मदर डेयरी का एग्जाम्पल लेते हैं। मदर डेयरी फ्लेवर्ड मिल्क बनाती है, मदर डेयरी आपके लिए बटर बनाती है, मदर डेयरी आपके लिए कर्ड बनाती है, मदर डेयरी आपके लिए और भी कई सारी चीजें बनाती है। सो इन चीजों को बनाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि उसका गोदाम है वहीं से वो बन जा रही है। उनके लिए मार्केट से वो परचेज करता है कुछ रॉ मटेरियल, लाइक मिल्क लेता है, लाइक कुछ और केमिकल्स लेता है, कुछ और सपोर्टिव इंग्रेडिएंट्स जो उसको जरूरत पड़ती होगी वो लेता होगा। तो उसके लिए उसके पास क्या होंगे, बट ऑब्वियस है उसके लिए उसके पास होंगे कुछ सप्लायर्स। अब धीरे धीरे चीजों को कोरिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा मदर डेयरी के पास लगा हुआ है दोस्तों क्या, ईआरपी सॉफ्टवेयर। अब ईआरपी सॉफ्टवेयर जैसा हमने समझा था किसको बोलते हैं, कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो मेरे बिजनेस की ज्यादा से ज्यादा चीजों को सिंप्लीफाई कर दे, ज्यादा से ज्यादा चीजों में क्लैरिटी दे दे, एक ही प्लेटफॉर्म पे कर दे, एक ही विंडो पे कर दे, उसे बोलते हैं ईआरपी। तो मदर डेयरी के बिजनेस को समझने के लिए चलते हैं अपने ईआरपी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या चाहिए किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कहां से आएगा, रॉ मटेरियल आएगा कुछ मेरे पर्टिकुलर सप्लायर से। तो वो सप्लायर्स सबसे पहले मेरे सिस्टम में बने होने चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए मुझे परचेजिंग मॉड्यूल। परचेजिंग में सबसे पहले मेरा जो सप्लायर है वो मेरा वहां पे बना होना चाहिए। सप्लायर के बनने से क्या होगा, सप्लायर के बनने से होगा कि सप्लायर की ज्यादा से ज्यादा डिटेल मेरे पास होगी। उसका पैन नंबर क्या है, उसका टेन नंबर क्या है, उसका जीएसटीएन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो किस स्टेट में आता है, कौन से टैक्सेस उसके ऊपर लगने चाहिए, सारा का सारा यहाँ सप्लायर में डिफाइन हो जाएगा। एक मास्टर डिफाइन हो गया। सप्लायर मेरे पास है तो उसको ऑर्डर देने के लिए आप जरूरी नहीं है कि मैं एक ऑर्डर सीधे के सीधे किसी को दे दूंगा। भाई 4 सप्लायर है, 4 सप्लायर में से जो मुझे सबसे सस्ते में मेरे को रॉ मटेरियल देगा मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा उसके लिए। तो सबसे सस्ते में जो ऑर्डर मुझे देगा उस चीज के लिए है दोस्तों मेरा ये आई प्रिक्योरमेंट वाला मॉड्यूल। मतलब आई प्रिक्योरमेंट में मैं अपने सप्लायर की कोटेशंस रेज करूंगा, कोटेशंस लूंगा उनसे और अपने आई प्रिक्योरमेंट वाले मॉड्यूल में डालूंगा। उनको कंपेयर करूंगा, जिस सप्लायर की कोटेशन सबसे कम अमाउंट की होगी, सबसे सस्ती होगी, उसके लिए प्लेस करूंगा एक ऑर्डर। ऑर्डर भी कहां प्लेस करूंगा, ऑर्डर भी प्लेस करूंगा दोस्तों परचेजिंग में। परचेजिंग में यूज करके आई प्रिक्योरमेंट वाली कोटेशन को यूज करके मैं रेज करूंगा एक परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर उस सप्लायर को चला गया। 2 मॉड्यूल्स में ही समझ में आ गया कि आई प्रिक्योरमेंट एक मॉड्यूल हो सकता है, दूसरा सप्लायर मास्टर को क्रिएट करने के लिए, परचेज ऑर्डर देने के लिए दूसरा मॉड्यूल हो सकता है। अब मेरे परचेज ऑर्डर उस पर्टिकुलर सप्लायर को चला गया। अब सप्लायर क्या करेगा, अब माल की डिलीवरी लेके आएगा। माल की डिलीवरी लेके आएगा तो पहले माल चेक होगा, चेक होने के बाद इन्वेंट्री में जाएगा, इन्वेंट्री मेरी इंक्रीज हो जाएगी। इन्वेंट्री में जाने के बाद उसका इनवॉइस रेज होगा कि भाई इसने 3 टैंकर मिल्क मेरे को लाके सप्लाई कर दिया, 3 टैंकर के हिसाब से इसके 3 लाख रुपए का जो बिल बनता है उसके लिए सप्लायर ने एक इनवॉइस रेज करके दे दिया मेरे को। तो ये सब काम कहाँ होगा, सबसे पहले इन्वेंट्री में आ जाएगा मिल्क, इन्वेंट्री में मेरा मटेरियल रिसीव हो जाएगा,
उसका इंस्पेक्शन हो जाएगा, वो चेक हो जाएगा, उसकी क्वालिटी चेक हो जाएगी, रिटर्न करना होगा तो इन्वेंट्री से ही रिटर्न भी हो जाएगा। उसके बाद मेरा इनवॉइस, सप्लायर ने जो 3 लाख रुपए का इनवॉइस मुझे दिया, वो इनवॉइस मेरा यहाँ पेबल्स के अंदर आकर के मेरा इनवॉइस रेज हो जाएगा। इनवॉइस भी रेज हो गया। अब आगे चलते हैं अपने बिजनेस में। इनवॉइस रेज हो गया तो उसको पेमेंट भी जाएगी। पेमेंट के लिए उसकी पेमेंट टर्म भी होगी कि डिलीवरी के कितने दिन के बाद उसको पेमेंट करनी है, या पहले प्री डिलीवरी से पहले उसको कुछ एडवांस जाना है, किस तरीके की पेमेंट होनी है, वो सारी की सारी चीजें आएंगी मेरी किसके अंदर, पेबल्स के अंदर। इसी के अंदर मेरी पेमेंट भी हो जाएगी। माल आ गया, पेमेंट भी हो गई। अब माल की प्रोडक्टिविटी, मतलब जो भी कुछ उस मटेरियल से बनना था वो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। माल मेरा बन के रेडी हो गया। उसकी एक लाइफ साइकिल है, वो सारी लाइफ साइकिल में पूरा माल मेरा बन के रेडी हो गया। अब माल की डिलीवरी स्टार्ट होती है। अब ऑर्डर मैनेजमेंट में जाएंगे, वहां पर ऑर्डर प्लेस करेंगे और ऑर्डर मैनेजमेंट में अपने माल को सेल करेंगे। ठीक है, साथ में सेल करेंगे किसको, सेल करेंगे कस्टमर को। तो कस्टमर्स का मास्टर होगा मेरा कहाँ, रिसेबल्स के अंदर। यहां पर मैं अपने कस्टमर्स को डिफाइन करूंगा बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने यहां सप्लायर्स को डिफाइन किया था। कस्टमर्स की सारी डिटेल यहां होगी। उस कस्टमर को मैं उतना मटेरियल क्या कर दूंगा, डिलीवर कर दूंगा। यहां से O2C साइकिल के थ्रू उसको यहां से पास कर दूंगा और उसको सेल कर दूंगा उतना मटेरियल। वो माल मेरा उसको जाके डिलीवर हो जाएगा। अब जब माल वहां पहुंच जाएगा तो उससे आएगी पेमेंट। पेमेंट किसके थ्रू आएगी, पेमेंट आएगी कैश आ सकती है या किसी बैंक के थ्रू आ सकती है, लेकिन रिसेबल में रिसिप्ट बनेंगी मेरी। यहां पर उस कस्टमर से रिसिप्ट बनेंगी और उतना अमाउंट मेरे को रिसीव होगा मेरे रिसेबल्स के अंदर। अब पैसा आने से और पैसा जाने से मेरे बैंक्स का जो ग्राफ होगा मनी का, वो भी अप एंड डाउन होगा। वो सारी की सारी चीजें मेरी मैनेज होती है कैश मैनेजमेंट वाले मॉड्यूल में, कि कितना मेरा कैपिटल था, कौन कौन से बैंक्स में मेरा कितना कितना अमाउंट आया, कितना कितना गया, कैश का क्या फ्लो रहा, वो सारा का सारा मेंटेन होता है मेरा इसके अंदर, कैश मैनेजमेंट के अंदर। इसके अलावा भी दोस्तों, ये तो मैंने छोटे से एक बिजनेस की लाइफ साइकिल आपको बताने की कोशिश की। इसके अलावा भी ऑरेकल के अंदर, ऑरेकल ERP के अंदर दोस्तों बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जिनको बहुत सारी कंपनियां तो यूज नहीं करती क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन कुछ एक मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में यूज होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं HR, ह्यूमन रिसोर्स। अगर किसी कंपनी में ERP लगा हुआ है तो बट ऑब्वियस है वहां पे एम्प्लॉयज भी होंगे। तो एम्प्लॉयज की चीजों को हैंडल करने के लिए, एम्प्लॉयज की चीजों को मैनेज करने के लिए, उनका पेरोल बनाने के लिए, उनकी सैलरीज को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से उन सैलरीज को पेमेंट करना है, इन सब चीजों के लिए मेरा ह्यूमन रिसोर्स HR एक मॉड्यूल होता है। दूसरा होता है फिक्स असेट, मतलब कंपनी है तो बट ऑब्वियस है उसके पास कुछ असेट्स भी होंगे। उन असेट्स की क्या लाइफ साइकिल है, कितने टाइम के बाद वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं, कितनी उनकी लाइफ साइकिल बची हुई है, कितनी कॉस्टिंग है क्या नहीं है, वो किस स्पीड से किस रेट के साथ डेप्रिशिएट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें मेंटेन करता है मेरा कौन सा मॉड्यूल, मेरा फिक्स असेट का मॉड्यूल। CRM, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, मेरा CRM भी एक मॉड्यूल होता है। जो फॉर एग्जांपल जैसे एयरटेल में मेरा ऑरेकल ही लगा हुआ है और एयरटेल में CRM का एक मॉड्यूल पूरा फुल फ्लैश्ड यूज होता है। रीजन कि उसके कस्टमर्स इतने ज्यादा हैं, किस कस्टमर की पेमेंट आनी है, किस कस्टमर की पेमेंट के हिसाब से उसको क्या प्लान देना है, क्या उसकी रिक्वेस्ट थी, क्या उसके डाउट्स थे। तो CRM एक मॉड्यूल है जो पूरी तरह से कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को पूरी तरह से मैनेज कर पाता है। और कौन सा रह गया, GL, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, किस अकाउंट्स में कितने क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस तरीके की कैलकुलेशंस को फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरा मैनेज करता है। और वो सारा का सारा काम करता है कहाँ, GL पे, जिसको बोलते हैं जनरल लेजर। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। हम अगर पूरी वीडियो के अंदर मॉड्यूल की बात करते रहेंगे तो कभी भी वो खत्म नहीं होने वाले। 300 350 से ज्यादा मॉड्यूल्स होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स जो हर एक कंपनी में फाइनेंशियल टर्म के बेसिस पे यूज होते हैं वो मेरे यही होते हैं। तो दोस्तों मॉड्यूल्स जरूर आपको समझ में आए होंगे ERP के अंदर क्या होते हैं। अगर ये छोटा सा एग्जांपल मॉड्यूल्स का कि एक नॉर्मल बिजनेस के सिनेरियो से मॉड्यूल्स कैसे मेरे टचअप होते हैं, कैसे उनमें हम चीज़ों को डाल देते हैं कि कौन से मॉड्यूल में कौन सी चीज़ आनी चाहिए, कौन सा मॉड्यूल कब यूज में आना चाहिए। अगर ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझ में आया हो, आप किसी ने थोड़ी मोड़ी हेल्प करी हो, या आपका थोड़ा बहुत जो, अगर ये छोटा सा वीडियो है, छोटा सा एग्जाम्पल
आपको समझ में आया हो, आपके नॉलेज के डेटाबेस में इसने थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़ा दी हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चीज़ों को और अच्छे से और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। साथ में दोस्तों कमेंट करके इसी तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस और अपने भाई की गलतियां जरूर बताते रहिएगा, सो दैट मैं आपके लिए इस तरीके की छोटी छोटी वीडियोस लगातार बनाता रहूं। और मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में मेरा एक ब्लॉग है जहां पे मैं हर एक टेक्निकल जो कोड यूज करता हूं, उन कोड्स के लिए मैंने एक ब्लॉग भी बनाया हुआ है, ब्लॉग लिखता हूं, तो वो ब्लॉग यहाँ ब्लिंक भी कर रहा है, साथ में वो डिस्क्रिप्शन में भी, आप उस पर जाकर के किसी भी वीडियो का कोई भी कंटेंट इजीली यूज कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा एक यूट्यूब का व्लॉग चैनल भी है, उस पर जाकर आप थोड़ी सी डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं, अपने आप को थोड़ा अलग फील करा सकते हैं। सो फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।